एक समय की बात है। आदेवपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। श्यामलाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई रामलाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। रामलाल दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद श्यामलाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और रामलाल को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन श्यामलाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई रामलाल के जमीन पर थी। श्यामलाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई रामलाल की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि रामलाल की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से अच्छी फसल से रामलाल के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी के जैसा चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। रामलाल इस जमीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही श्यामलाल एक दिन रामलाल के पास आता है। रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे रामलाल, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है? अभी शहर में कितने खर्च रहते हैं। वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई रामलाल, कैसी बातें कर रहा हो? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई श्यामलाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूं। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ रहा हूं और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसीलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही श्यामलाल बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर रामलाल भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्यामलाल, तुझे किसी न किसी तरह से रामलाल से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी।
श्यामलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि रामलाल की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी श्यामलाल के दिमाग में एक तरकीब सोचती है और वह रामलाल के घर चला जाता है। अरे रामलाल भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है श्यामलाल भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई अगर तुम चाहो तो मुझे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उसे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। रामलाल ना चाहते हुए भी बड़े भाई श्यामलाल की बात मान जाता है। श्यामलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई रामलाल से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है आखिर, क्योंकि रामलाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ऐसे ही एक दिन रामलाल खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई रामलाल, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सिंच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए। फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामलाल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब रामलाल अपने खेत पर जाता है और तो देखाता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। यह सब देखकर रामलाल एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। तो एक बंजर जमीन। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया है। अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। यह तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। रामलाल मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया श्यामलाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है। इसीलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रामलाल, ये तू क्या कह रहा है? और पहले ये बात कि तू किसे पूछकर अंदर आया है, और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उसे बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर रामलाल का अंगूठा लगने के कारण रामलाल कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। रामलाल मन ही मन में बहुत नाराज था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन माधव अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है
फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ, अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करूँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। माधव के बार बार पूछने पर रामलाल सारी बात अपने बेटे को बता दे। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण माधव को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूं, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूं। अरे वाह भाई वाह, गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है। गांव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। अरे ओ भाई ओ भैया, रामपुर चलिएगा क्या? अरे मैं तो वही जा रहा हूँ भाई, सामान रख दो पीछे और बढ़ जाओ आकर। घर पहुंचने के बाद रामलाल माधव को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह श्यामलाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। माधव सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान रामलाल को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ रामलाल की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो रामलाल की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना, आज रामलाल के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। रामलाल की तो किस्मत चमक गई, अब उसके गरीबों के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, वहां तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ मोहन भाई, खजाना ऐसी जगह तो निकलता है। रामलाल उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। रामलाल तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस रामलाल को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। यह बात जब श्यामलाल के कानों तक पहुंचती है, तब श्यामलाल यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी 2-2, मतलब उसे बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब इससे पहले कि रामलाल उसे बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन रामलाल से वापस लेनी पड़ेगी। श्यामलाल बौखलाए हुए तुरंत मोहन के घर चला जाता है। अरे रामलाल भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूं। कृपा करके वह जमीन मुझे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उसे जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल लगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात।
तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। माधव श्यामलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है। आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या शर्त है? अरे माधव बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब श्यामलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के। मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन श्यामलाल सुबह सुबह ही रामलाल के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ रामलाल को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद श्यामलाल तुरंत ही अपने नौकर लालू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो लालू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और उन सारे सोने से भरे घड़े को निकालकर आपको देता हूँ। लालू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर श्यामलाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। लालू देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा श्यामलाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी नहीं मिला मुझे तो। उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया है। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने रामलाल के साथ बुरा किया, इसीलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? रामलाल ने दोनों घड़ों में नकली सोने के सिक्के डाले हुए थे जो वह शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले।